हेलो एवरीवन। हेलो सर। आगे मनी जी। यस सर। आज एक्चुअल में नोटिफिकेशन डालने में थोड़ा लेट हो गया, अच्छा 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 सर। तो मेरे फोन इसीलिए भी मैंने फिर टाइम डाला था मेरा कि 9:15 पे मेरा स्टार्ट फोन भी करूँगा। थोड़ा दूर रखा था इसलिए मेरे को मिली। अच्छा अच्छा। सर तो आज हम ट्राई करते हैं कि कैपिटल गेन को कंप्लीट ही करते हैं। ऑलराइट सर। चलिए स्टार्ट करें फिर। जी सर, सॉरी वेट करवाने के लिए आपको। नहीं नहीं, मेरा तो वैसे भी आज लेट हो गया था। अच्छा अच्छा चलिए सर। स्टार्ट कर। ठीक ये विजिबल है स्लाइड सबको? है। यस सर। चलिए, इसमें देखिए हमने मैक्सिमम तो एग्जांपल देख लिए थे। तो हम अभी हम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड या प्लॉट से रिलेटेड एग्जांपल एक दो करके उसके बाद शेयर्स पे आते हैं। ठीक है। ठीक है। तो जो शेयर्स पे है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले एक्चुअल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता था। उसके बाद वो टैक्सेबल हो गया है, तो उसके प्रोविज़न हम देखेंगे भी। अभी हम इसको हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कंप्लीट करते हैं, जो भी एग्जांपल है। तो इसमें आप देख सकते हैं, एक पर्सन है, तो इसने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्विजिशन की है। डेट ऑफ एक्विजिशन उसकी है 79 की, और उसने प्लॉट लिया था 90s में। वो ज्वेलरी उसने परचेज की थी 2000 में। और उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने में परचेज की थी? रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया था 140 में, प्लॉट परचेज किया था 160 में, और ज्वेलरी परचेज की थी 80,000। उसके बाद एक हमको दे रखा है फेयर मार्केट वैल्यू। एक्चुअल में जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो हमें क्यों लेनी है? एक्चुअल में पहले जो बेस इंडेक्सेशन कॉस्ट जो चलता था, बेस ईयर जो चलता था वो 81 चलता था। बट अभी 2001 कर दिया है। तो ये मान सकते हैं कि ये पुराना एग्जाम्पल है। तो उसमें अगर 81 से पहले की अगर कोई भी परचेज है, तो इसमें देखिए 79 की परचेज है, तो उस टाइम 81 की फेयर मार्केट वैल्यू ले ली जाएगी। तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपीज़ है। और डेट ऑफ सेल 15, मतलब 2015 में डेट ऑफ सेल है, और सेल प्राइस इसकी 24 लाख, 11 लाख और 2 लाख है। अब देखिए, और इसने बाद में कुछ इन्वेस्टमेंट भी किए हैं, जैसे रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इसने 13 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया, और कुछ बॉन्ड्स इसने परचेज कर लिए 1 लाख। और कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इसने दे रखा है 182, 406, मतलब ये पुरानी वाली जो बेस इंडेक्स है उसके हिसाब से दे रखा है। अब देखिए, सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, सेल कंसिडरेशन लेंगे। तो हमने तीनों का सेल कंसिडरेशन ले लिया है। उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। तो इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन है हमारे पास, परचेज वैल्यू थी सबकी, तो हमने इंडेक्स कॉस्ट निकाल दी। ठीक है। तो इंडेक्स कॉस्ट देखिए, हाउस की हमने इंडेक्स कॉस्ट 2 लाख पे निकाली है, और 2 लाख क्या है इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी। सर, ये ठीक। जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है 2 लाख, ये कहाँ से लिया हमने? ये हमने लिए कि एक्चुअल में जब जो इंडेक्सेशन कॉस्ट जब निकाली जाती है, ठीक है, तो फेयर मार्केट वैल्यू हमको ओके। कहाँ कहाँ लेनी है, ये देखिए। फेयर मार्केट वैल्यू इनकम टैक्स में कहाँ कहाँ ली जाती है? कुछ सैलरीज में ली जाती है, कुछ प्रॉफिट गेन में भी ली जाती है। बट हम अभी कैपिटल गेन में पढ़ रहे हैं, तो कैपिटल गेन में इन इन केस में फेयर मार्केट वैल्यू ली जाती है। अब फेयर मार्केट वैल्यू कैसे ली जाती है? अब जैसे मान लो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं किसी को, ठीक है, या कोई कंपनसेशन हमको मिला है, या फिर मान लो एओपी और बीओआई के डिजोल्यूशन होने पे कोई भी अगर असेट्स ट्रांसफर हुई है, तो इस वाले केस में देखिए सब्सटीट्यूटेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब 1/4/81 से पहले अगर मान लो कोई असेट्स परचेज है, तो 1/4/81 से पहले अगर कोई असेट्स परचेज है, तो हमारा बेस ईयर पहले 2081 1981 हुआ करता था। अभी वो चेंज होके 2001 हो गया है। तो उससे पहले अगर कोई भी असेट्स परचेज है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसकी परचेज वैल्यू हमको नहीं पता है, तो फेयर मार्केट वैल्यू, कि उस टाइम एक्चुअल में परचेज वैल्यू बहुत कम होती थी, तो फेयर मार्केट वैल्यू हम ले लेंगे उसकी, अगर 81 से पहले ही परचेज है वो 1 अप्रैल से।
नहीं, ये जो 2 लाख है ना, 2 लाख कहाँ से ली है? मतलब कैलकुलेट कहाँ से की ये है ना? हमने मतलब कि ये एग्जांपल में दे रखा है, ये 2 लाख भी हो सकती थी, 5 लाख भी हो सकती थी, हमने कैलकुलेट नहीं किया है। ओके ओके। हाँ, वैसे तो आप बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,40,000 कैसे कैलकुलेट किया है, तो ये तो मतलब कि क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपीज़ है, अजम्पशन लिया गया है। ये हो सकता है कि 3 लाख भी हो सकती थी, 5 लाख भी हो सकती थी। सर, हर बार गिवन तो होगी ना ये? हाँ, ये गिवन होगी। ओके नहीं, ओके, एक्चुअल में ओके। प्रैक्टिकल में नहीं होगी। अगर एग्जाम पर्पज के लिए होगा तब तो गिवन होगी, पर प्रैक्टिकल में नहीं होगी। तो प्रैक्टिकल में आपको मार्केट में फिर पता करना पड़ेगा। अच्छा। अब जैसे शिवाली नगर में आप पता कर सकते हो भी, नॉर्मली तो ये कितने प्लॉट साइज का मतलब हर जगह लगभग कितना होगा, वो 1 लाख का या 2 लाख का डिफरेंस मिलेगा ज़्यादा ज़्यादा। नहीं हम्म तो मान लो कोई 90 लाख का आ रहा होगा प्लॉट या 92 लाख का आ रहा होगा प्लॉट, उसी साइज का। बस एरिया थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। हम्म, ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो शिवाली नगर में एक जगह मान लो 50 लाख का मिल रहा है और दूसरी जगह मान लो 1 करोड़ का मिल रहा है। लगभग सेम जैसी सी रेट होगी उस एरिया की, तो वही फेयर मार्केट वैल्यू है उसकी। तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपीज़ हमने इसलिए लिया है क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन इसका 79 का है, क्योंकि 81 से पहले का है। ओके, ओके। तो हमने 2 लाख रुपीज़ इसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले ली, और प्लॉट और ज्वेलरी की हमने इसकी परचेज कॉस्ट ले ली, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले ली ये, क्योंकि ये 90s और 2000 के हैं, 81 से पहले के नहीं है। फॉर्मूला वही रहेगा सेम, उसके हिसाब से हमने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने निकाल ली, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखिए हमने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अभी सेल की है ये, और वो सेल करके हमने 13 लाख की रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लिया है। तो सेक्शन 54 अप्लाई हो जाएगा, मतलब एग्जाम्पशन हमको मिल जाएगी। तो इस वाले केस में देखिए एग्जाम्पशन कितनी अवेलेबल है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो विच एवर इज लोअर। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हाउस से कितना हुआ है 2,38,000, और इन्वेस्टमेंट हमने किया है 13 लाख। तो इन दोनों में लोअर क्या हुआ 2,38,000, इसका एग्जाम्पशन हमको मिल जाएगा। उसके बाद सेक्शन 54 EC एग्जाम्पशन मिल जाएगी हमको इसकी, ये अप्लीकेबल हो जाएगा। ये देखो बॉन्ड ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी का हमने परचेज किया है 1 लाख का। ठीक है, तो 1 लाख का हमने अगर परचेज किया है, तो हम अपने बेनिफिट के लिए पहले हम ज्वेलरी से इसको कम करेंगे, क्योंकि प्लॉट की एग्जाम्पशन हमको एक और मिलती है, वो हम आगे लेंगे। तो ज्वेलरी से कितना बेनिफिट हुआ हमको 66,995 हुआ है। तो पहले हम वो ख़त्म कर देंगे, नील कर दिया कैपिटल गेन हमने। उसके बाद जो भी बची हुई वैल्यू है वो हमने इससे प्लॉट के कैपिटल गेन से कर दी, क्योंकि हाउस का कैपिटल गेन पहले जीरो हो चुका था। तो इन दोनों को ऐड करके 1 लाख रुपीज़ हो जाता है। तो 66,995 हमने ज्वेलरी से कम कर दिया, और बचा हुआ हमने प्लॉट से कम कर दिया। तो प्लॉट से कम करके हमारा जो बैलेंस आया वो 1,36,000 आया, क्योंकि प्लॉट का कैपिटल गेन था 1,69,000, और ये दोनों हमारे नील हो गए। तो हमारे पास अभी बच गया प्लॉट से कैपिटल गेन 1,36,000। अब एक एग्जाम्पशन हमने एक और ले ली 54F की। अब 54F की एग्जाम्पशन क्या है, जो हमने कल पढ़ा था, देखिए 54 की एग्जाम्पशन है कि सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स, कोई भी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स सेल करके हम अगर न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स क्या सेल किया है प्लॉट को, और हाउस प्रॉपर्टी हमने क्या परचेज की थी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में 13 लाख में से आउट ऑफ 13 लाख हमने 2,38,000 का बेनिफिट यहाँ ले लिया। ठीक है, और जो भी बैलेंस बेनिफिट है वो हम यहाँ ले लेंगे, तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है? 54 EC है, ये बैलेंस से लेना है? देखो सबसे पहले हमने 54 में लिया एग्जाम्पशन। ठीक है, उसके बाद 54 में लेने के बाद एक एग्जाम्पशन हमने देखा कि हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है बॉन्ड्स में, तो हमने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर हमने कर रखा है तो हम इसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। 54 EC क्या है ये देखिए, सेल ऑफ लॉन्ग और बिल्डिंग, मतलब कोई भी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स अगर हम सेल कर रहे हैं और हमने इन्वेस्टमेंट NHAI या REC बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो हमने देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स सेल किया है, ज्वेलरी सेल किया, प्लॉट सेल किया है। तो पहले हम ज्वेलरी से इसका पूरा बेनिफिट ले लेते हैं।
तो 1 लाख में से हमने 66,000 का बेनिफिट यहाँ ले लिया और बचा हुआ बेनिफिट हमने यहाँ ले लिया, तो ये पूरा 1 लाख का बेनिफिट हमने यहाँ ले लिया जो हमने इन्वेस्टमेंट यहाँ किया था बॉन्ड्स में। और फिर बचा हुआ जो भी बेनिफिट है वो हम 54F में ले लेंगे। 54F क्या है? 54F क्या है? जो सेल कंसिडरेशन से हम मतलब कि प्लॉट के जो सेल कंसिडरेशन, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हमारा आया है जो 1,69,000 है, उसमें से जो हमने एग्जाम्पशन 54 की ली है वो कम करके जो भी इसका बैलेंस बच गया है वो पूरी पूरी एग्जाम्पशन हम 54 में ले लेंगे, तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरा जीरो हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? नो। ये तो मतलब लास्ट क्लास में भी हमने ये सेम रिपीट किया था। इसमें भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे डेट ऑफ एक्विजिशन एक क्वेश्चन है, हाउस प्रॉपर्टी का ये है 84, गोल्ड का है 13 और शेयर का है 87। और डेट ऑफ ट्रांसफ़र मतलब कि इसका सेल कब हुआ है, 15 में हुआ है इसका। और सेल कंसिडरेशन इसकी ये है 19, 7 और 10 लाख। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी 90,000, 5 लाख और 8 लाख है। और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इसकी 1,27,800। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, हाउस प्रॉपर्टी में कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसका भी हमको बेनिफिट मिल जाता है और वो भी इंडेक्सेशन कॉस्ट के साथ मिलता है। वो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र पे एक्सपेंडिचर ये हो गया, ठीक है। तो सेल कंसिडरेशन पहले हम ले लेंगे इसका सबका, हमने सेल कंसिडरेशन ले लिया इसका 19, 7 और 10, ये 19, 7 और 10। उसमें से जो एक्सपेंसेस ऑन सेल, सेल पे जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, सेल पे कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र, तो 20, 10 और 5, तो 20, 10 और 5 ये हमने एग्जाम्पशन ले लिया, तो हमारा नेट कंसिडरेशन हमारा आ गया। उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो हाउस प्रॉपर्टी में और गोल्ड पे हमने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 90,000 और 5 लाख। तो 90,000 और 5 लाख में इंडेक्सेशन का हमने बेनिफिट लिया, तो उससे देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा इंक्रीज हो गया। और शेयर्स के केस में हमने नहीं लिया है, हमारे पास ऑप्शन रहता है शेयर के केस में, क्योंकि दो अलग अलग रेट हो जाती है 10% और 20%। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर म्यूचुअल फंड पे है तो 10% और 20% टू रेट है, ठीक है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हैं तो अलग रेट है, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो अलग रेट है। तो इस वाले केस में हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट इसका नहीं ले रहे हैं, तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम करके यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा पूरा। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर्स पे वो 1 लाख तक टैक्स फ्री है, ठीक है। तो 1,95,000 हुआ है तो माइनस करेंगे 1 लाख, तो बच गया 95,000, तो 95,000 पे जो भी टैक्स होगा वो लग जाएगा, ठीक है। बाकी तो सेम से ही एग्जांपल है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी हम करते हैं शेयर से रिलेटेड, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं सर। हम अभी देखते हैं अभी शेयर से रिलेटेड। एक्चुअल में असेसमेंट ईयर 1920 मतलब द फाइनेंस एक्ट 18 आया था, तो उसमें सेक्शन अभी इंसर्ट हुआ था 112A। तो 112A सेक्शन में क्या बताया गया है, उसमें एक बताया गया है कि अगर कोई भी अगर शेयर हम सेल करते हैं और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से शेयर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, और उस पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स अगर पे हुआ है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने पे 1 लाख रुपीज़ टैक्स फ्री है और उसके बाद टैक्स लगेगा उस पर। और उसमें जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी, ठीक है। और फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी ली जाएगी, वो 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 18 में ये चेंज हुआ है। तो 18 से पहले क्या होता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता था पूरा शेयर और म्यूचुअल फंड पे, मतलब उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। बट बट क्या हुआ, फाइनेंस एक्ट 18 में एक सेक्शन ऐड हुआ है 112A, 112A। उसमें क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर 18-19 से, फाइनेंशियल ईयर 18-19 में जो भी आपकी अगर सेल हुए हैं तो उस पर टैक्स लगेगा और 1 लाख तक टैक्स फ्री होगा वो। और उसके बाद जो भी आपका अगर कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थ्रू सेल ऑफ शेयर और म्यूचुअल फंड हुआ है उस पर
जो भी अप्लीकेबल टैक्स रेट है वो लग जाएगी। ठीक है, और अप्लीकेबल टैक्स रेट क्या है? 10%। 10% से टैक्स लग जाएगा। अब मेन इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी ली जाएगी। उसमें 1 फरवरी की फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ए लिस्टेड शेयर अक्वायर्ड बाय द टैक्स पेयर बिफोर February 1, 18। मतलब ये बोल सकते हैं 31 जनवरी 18 की फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी उसकी। और उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे? फर्स्ट हम लेंगे द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच असेट्स। अगर मान लीजिए उसकी मान लो कोई शेयर है, ठीक है, मान लो रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर मान लो 2000 में उसने परचेज किया था। 2000 में उसने 2015 मतलब 2015 में उसने 2000 में परचेज किया था, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी 2000 आ गई। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड निकालेंगे। सेकंड में क्या होगा, हम टू वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। एक तो निकालेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब उस रिलायंस के शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी डेट की? January 31 मतलब 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे। या फिर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन अराइजिंग ऑन इट्स ट्रांसफ़र, मतलब कि जब हमने वो सेल किया है, तो हमने सेल मान लीजिए इसका 2021-22 में किया है, तो उस टाइम हमने कितनी वैल्यू में सेल किया है इसको? मान लीजिए वो 3000 की वैल्यू में सेल किया है, और फेयर मार्केट वैल्यू, परचेज वैल्यू तो उसकी 2000 थी, और फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी? फेयर मार्केट वैल्यू अगर मान लीजिए उसकी 2500 है, 2500 उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, और परचेज वैल्यू इसकी थी 2000, और एक्चुअल कंसिडरेशन मतलब उसने 3000 में उसको सेल किया था। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई है, एक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2000, एक फेयर मार्केट वैल्यू 2500, और उसकी सेल कंसिडरेशन 3000। तो जो सेकंड वाला पॉइंट हमको पहले निकालना पड़ेगा कि फेयर मार्केट वैल्यू और सेल कंसिडरेशन, उसमें से जो भी लोअर होगा हम पहले वो वैल्यू लेंगे। तो इसमें 3000 और 2500 में से जो भी कम होगा, मतलब कि 2500 जो भी होगा वो हम बी वाले में पार्ट में ले लेंगे, और ए वाला पार्ट में क्या था, उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी जो 2000 थी। अब 2000 और 2500 इन दोनों में कंपेयर करेंगे, और जो भी हायर वैल्यू होगी वो हम उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। तो इस वाले केस में 2500 इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर। मतलब हमको फेयर मार्केट वैल्यू जान लेनी है उस शेयर की, वो कौन सी डेट की? 31 जनवरी 2018 की। उसके बाद उसका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन जान लेना है। उन दोनों में से जो भी लोअर वैल्यू होगी वो हमको पहले ले लेनी है, और उसके बाद हमको कंपेयर करना है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ये जो न्यू वैल्यू अभी निकल के आई है, उसमें जो भी हायर वैल्यू होगी वो हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी माननी है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेंगे, बट इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो 112A में जो कवर्ड है वो कौन कौन सा कवर्ड है। अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से किया है और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे किया है। अगर ऐसा नहीं हुआ है, मतलब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से नहीं किया है या फिर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे नहीं किया है, तो इसको अदर असेट्स में मान लिया जाएगा। और अदर असेट्स में मानने के बाद फिर हम देखेंगे इस पर इंडेक्सेशन कॉस्ट का बेनिफिट लेना है या नहीं लेना है। अगर इंडेक्सेशन कॉस्ट का बेनिफिट अगर हम ले रहे हैं तो 20% टैक्स लगेगा, और अगर इंडेक्सेशन कॉस्ट का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो 10% टैक्स लगेगा। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में देखिए, इसमें एक सैलरीड एम्प्लॉई है, जनक। ठीक है, इसमें एक सैलरी एम्प्लॉई है, वो जनवरी 16 में 2016 में उसने 100 शेयर परचेज किए हैं। ठीक है, कंपनी कोई भी हो सकती है, मान लीजिए अक्स लिमिटेड। 100 शेयर उसने परचेज किए थे 2016 में जनवरी में, और कितने में परचेज किए थे? 1400 पर शेयर में परचेज किए थे। तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी
1400 पर शेयर। हमने यहाँ पर देखा था ना, यहाँ तो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो उसमें उसकी 1400 वैल्यू होगी, और ये BSE से परचेज किया है, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। और दी शेयर वर सोल्ड थ्रू BSE इन अप्रैल 22। तो 2022 में उसने सेल को सेल कर दिया शेयर को। वो कितने में सेल किया है? 2600 में सेल किया पर शेयर। 2600 में उसने सेल कर लिया, परचेज किया था 1400 में। अब देखिए, सबसे फर्स्ट हमको ये देखना है कि ये परचेज कब हुआ था। अब परचेज देखिए, अगर परचेज इस डेट से पहले हुआ है, 31 जनवरी 18 से अगर पहले इसको परचेज हुआ है, तो इस पर फेयर मार्केट वैल्यू वाला रूल लग जाएगा, ये वाला रूल लग जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हमको जो उसकी जो बाद की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो ले लेनी है। बट अगर इससे पहले हुआ है, तो इससे पहले होने से क्या मतलब निकल रहा है कि उससे उस टाइम उस पर टैक्स नहीं लगा करता था, बट अब वो सेल कर रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो उसको एज ए बेनिफिट देने के लिए एक फेयर मार्केट वैल्यू की रेट निकाल ली है, जो उस नॉर्मली हायर रेट होती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से हायर रेट है वो, उसको बेनिफिट देने के लिए। वो बेनिफिट क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उस टाइम जब परचेज किया था उसने, उस टाइम कोई भी टैक्स नहीं था, तो उसने ये जान के किया होगा कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। बाद में गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, अब वो फंस गया, क्या करेगा। तो उसको बेनिफिट देने के लिए फेयर मार्केट वैल्यू, इंक्रीज फेयर मार्केट वैल्यू निकाली गई, जो 31 जनवरी 18 की है। तो 31 जनवरी 18 से पहले अगर कोई परचेज है और वो अगर सेल कर रहा है, तो फेयर मार्केट वाला रूल अप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखिए, 1400 उसने परचेज किया था 16 में, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी ये होगी, और 2600 में उसने सेल कर दिया। अब देखिए, द हाईएस्ट प्राइस ऑफ एक्स लिमिटेड शेयर कोटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑन जनवरी 31। अब देखिए, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू जनवरी 31 पे 1800 है। अब उसको बेनिफिट मिल गया ना, 1400 से 1800 वैल्यू आ गई है, फेयर मार्केट वैल्यू इसकी है 1800। तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ कैपिटल गेन इन दिस केस? तो इसमें कौन सा नेचर का है? देखिए, द शेयर वर परचेज इन जनवरी 16, 2016 में परचेज हुआ था और 20 में सेल हो रहा है, ठीक है। तो 12 मंथ से ज़्यादा होल्डिंग पीरियड है इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। और इस वाले केस में देखिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हमने अज्यूम कर लिया कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इस पर पे हुआ है, और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से हुआ, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से हुआ है, तो सेक्शन 112A अप्लीकेबल हो जाएगा। और सेक्शन 112A अप्लीकेबल होने से क्या होगा, तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कैसे निकलेगी। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो उसकी दे रखी है 1400, पर ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ हम ये ले लेंगे। एज इट इज़ अगर हम ये लेते तो कब लेते? अगर वो परचेज होता इस डेट के बाद। कौन सी डेट? 31 जनवरी 18 के बाद अगर परचेज होता, तो उसकी जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो एज इट इज़ ले ली जाती, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेते। तो इसमें देखिए, इसमें 112A मतलब 112A सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। और उसमें देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सबसे पहले हम निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी होगी 1400, तो 1400 इंटू 100, तो 100 शेयर्स हैं। उसके बाद बी पार्ट में क्या है, लोअर ऑफ, हमको टू वैल्यू निकालनी है, उसमें से जो भी लोअर वैल्यू होगी वो हमको कंपेयर करनी है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। तो इसके हाईएस्ट प्राइस कोटेड 31/1/18 में जो वैल्यू हाईएस्ट प्राइस कोटेड है या फेयर मार्केट वैल्यू है, वो है 1800 पर शेयर, तो 1,80,000 आ गया। और इसकी सेल कंसिडरेशन है 2,60,000, मतलब 2600 इंटू 100। तो इन दोनों को अगर हमने कंपेयर किया, तो इसमें लोअर वैल्यू कौन सी है? फेयर मार्केट वैल्यू है, तो 1800 आ गया। और उसके बाद इस वैल्यू को हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कंपेयर करेंगे, इन दोनों में जो हायर वैल्यू होगी वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। तो इस वाले केस में देखिए, इन दोनों में जो लोअर वैल्यू है वो 1800 है, वो इन दोनों में जो लोअर हायर वैल्यू है वो भी 1800 है। तो इस वाले केस में तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर विल बी 1800, या 1800 इंटू 100, या 1,80,000 इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखिए क्या होगा, 2,60,000 जो इसकी सेल कंसिडरेशन वैल्यू है, और 1,80,000 इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है।
तो इससे इसका 80,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 1 लाख तक टैक्स फ्री है, तो नथिंग इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर जनक। मतलब कोई भी टैक्स इस पर नहीं लगेगा क्योंकि 1 लाख तक टैक्स फ्री है। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं सर। समझ में आ रहा है मनी जी? यस सर, यस सर। आपने सर शेयर परचेज कर रखे हैं? सर मेरे डैड करते हैं। हाँ। अच्छा, अगर वो करते हैं ना तो आप उनसे पूछ सकते हैं, अगर उन्होंने कोई सेल किया होगा ना अभी रिसेंटली, तो उन्होंने ये कैलकुलेशन की होगी कि अगर उन्होंने सेल किया था और अगर उनको प्रॉफिट हुआ तो हो सकता है इनकम टैक्स के रिटर्न में भी उन्होंने शो किया हो। ठीक है ना? पूछूंगा। हाँ, तो इनकम टैक्स की रिटर्न में अगर उन्होंने शो किया तो ये कैलकुलेशन उन्होंने की होगी। जब हम ठीक। इनकम टैक्स के रिटर्न वाले पार्ट में जाएंगे ना तो हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। अभी तो हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ओके। अब देखिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। इसमें देखिए सौरभ इज ए सैलरीड एम्प्लॉई, सैलरीड एम्प्लॉई है, वो जनवरी 17 इसने परचेज किया था। इसका मतलब वो जो डेट है उस डेट से उसने परचेज किया था पहले। कौन सी डेट? ये वाली डेट। ये 31 जनवरी 18 से पहले उसने परचेज किया था। इसका मतलब सेक्शन कौन सा अप्लीकेबल हो जाएगा? 112A वाला सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। और 112A सेक्शन अप्लीकेबल होने से क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या लोअर ऑफ हायर प्राइस कोटेड या फेयर मार्केट वैल्यू और सेल कंसिडरेशन, ये वाला रूल अप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये सैलरी एम्प्लॉय था, जुलाई 17 में इसने 100 शेयर परचेज किया XYZ लिमिटेड के 2000 पर शेयर पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से उसने परचेज किए थे। और दी शेयर वर सोल्ड थ्रू NSE पे उसने बेच दिए 1400 पर शेयर। तो सेल कंसिडरेशन इसका 1400 पर शेयर आ गया और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी आ गई 2000। बट ये उस डेट से पहले परचेज है, जनवरी 31 18 से पहले परचेज है, तो हमको फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और इसकी हाईएस्ट प्राइस ऑफ XYZ लिमिटेड शेयर कोटेड हो स्टॉक एक्सचेंज हो जनवरी 31, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू होगी इसकी 3800 पर शेयर। अब देखिए इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2000 थी और फेयर मार्केट वैल्यू 3800 थी, तो बेनिफिट देने के लिए फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ कैपिटल गेन? तो नेचर ऑफ कैपिटल गेन तो साफ साफ पता चल रहा है कि 17 में परचेज किया था, 22 में सेल कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने से इन द गिवन केस शेयर आर सोल्ड आफ्टर होल्डिंग देम फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। 12 मंथ के बाद सेल हुआ है। और शेयर आर सोल्ड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE के थ्रू हुआ है। और इनसे कोई भी अगर सेल परचेज होता है तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है, तो सेक्शन 112A अप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो पहले दे रखी है जो 2000 थी, और उसके बाद लोअर ऑफ, अब कौन सा लोअर? हमको टू वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक तो फेयर मार्केट वैल्यू इसको हाईएस्ट कोटेड प्राइस एज ऑन 31 18 भी बोलते हैं, वो आ जाएगा 3800। और सेल कंसिडरेशन 4900। इनमें से जो भी लोअर होगा 3800 आ गया, और इनमें से जो हायर होगा फिर से 3800 आ गया। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी होगी 3800 इंटू 100 मीन्स 3,80,000। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसका कैसे निकला? 4,90,000 इसकी सेल कंसिडरेशन और माइनस 3,80,000, तो इसका हो गया 1,10,000, इसका कैपिटल गेन हो गया। तो सिंस द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीड्स 1 लाख से एक्सीड कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब टैक्स लगेगा। और कितना टैक्स लगेगा? इसमें टैक्स लगेगा 10%। और कितने पर लगेगा? 10,000 पर। मीन्स कि 1,10,000 माइनस 1 लाख इक्वल टू 10,000। तो 10,000 पे टैक्स लग गया इसका। इसमें कोई डाउट है? ओके। अब देखिए एक एग्जांपल है। इसमें देखिए मिस्टर कुमार एक नॉन रेजिडेंट था, इसने इक्विटी शेयर परचेज किए थे दिसंबर 1995 में, जो कितने रुपए के थे? 28,100 के। तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई। दीज शेयर आर सोल्ड आउटसाइड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब उसने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से सेल नहीं किया, आउटसाइड किया है। तो इससे 112A वाला सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा, 112A वाला सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस वाले फॉर्मूले से नहीं निकालनी पड़ेगी।
हमको नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी पड़ेगी। अब इसमें हमको दो ऑप्शन मिलता है, हमने पढ़ा था ना ऊपर, ये देखिए अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में अगर हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं, इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं तो 20% टैक्स लगेगा, ठीक है। और इंडेक्सेशन डज नॉट अवेल ऑफ द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेंगे तो 10% टैक्स लगेगा। तो हमको दोनों में कैलकुलेट करके देख लेंगे, जो बेनिफिट होगा बेनिफिशियल होगा वो हम वैल्यू लेंगे। तो इसमें देखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 5 लाख दोनों के केस में, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों ऑप्शन में हमको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेम रखनी है। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक में हमको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं, कितना आएगा 28,100 इंटू 301/100, ये इंडेक्सेशन कॉस्ट हमने निकाल ली 84,581। और दूसरे वाले ऑप्शन में हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नॉर्मल ले रहे हैं, कोई भी इंडेक्सेशन नहीं लेना है। तो टैक्सेबल कितना हो गया 5 लाख माइनस 84 और 5 लाख माइनस 28, तो टैक्सेबल गेन हो गया 4,15,000 4,71,000। अब टैक्स अगर हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हैं तो इंडेक्सेशन से क्या होता है, कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है तो बेनिफिट मतलब गेन कम होता है, तो इस पर ज़्यादा टैक्स लगा रखा है 20%, तो इस पर टैक्स लग रहा है 83,084, मतलब 4,15,000 पे 20% टैक्स लग रहा है। और 10% टैक्स किस पे लग रहा है, ऑप्शन 2 पे, क्योंकि इसने इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लिया, इसमें डायरेक्ट 10% टैक्स लग रहा है। अब देखिए कौन सा बेनिफिशियल है, हमारे ये बेनिफिशियल है क्योंकि टैक्स इस पर देखो 47,000 ही आ रहा है, इस पर 83,000 आ रहा है, तो इसका मतलब हमको इस वाले केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेना है। कोई डाउट? नहीं सर। क्योंकि टैक्स इसमें कम आ रहा है। ये भी सेम ही है एग्जांपल। एक आता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का एडजस्टमेंट। जैसे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी तो मैं बता देता हूँ कि जो एच या इंडिविजुअल है उसकी 2,50,000 होती है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल उसकी भी 2,50,000 बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है। मतलब 2,50,000 के ऊपर अगर टैक्स होगा तो उस पर टैक्स स्लैब स्टार्ट हो जाता है। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल है जो बिलो 60 ईयर का है, उस पर 2,50,000 बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। रेजिडेंट इंडिविजुअल एज ऑफ 60 ईयर और एबव, अब सब पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मान लो 80 ईयर के ऊपर है उसमें 5 लाख हो सकता है। तो उस पर देखिए क्या रूल है, मान लो मिस्टर कपूर है, ठीक है, रेजिडेंट है और 25 ईयर से वो है, एज कम है इसकी, वो सैलरीड एम्प्लॉई है, वो अगर 1,84,000 पर एनम इनकम कमाता है और कोई भी इनकम उसकी नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम है 6,000 की, तो उस पर देखिए तो रेजिडेंट इंडिविजुअल और एज ऑफ 60 ईयर, तो इसकी एग्जाम्पशन लिमिट होगी 2,50,000, इसकी 2,50,000 एग्जाम्पशन लिमिट हो जाएगी क्योंकि 60 ईयर से कम है, ठीक है। और इन दिस केस इसकी टोटल इनकम कितनी है 1,90,000 है, मतलब 1,84,000 प्लस 6,000, तो इसकी बिलो एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, तो इस पर कोई भी टैक्स अप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें भी देखिए एक है रेजिडेंट एज 62 ईयर का रेजिडेंट है और इसकी इनकम है 2,25,200, तो इसकी वैसे एग्जाम्पशन लिमिट है 3 लाख और इसकी 2,25,200 इसकी इनकम है, तो 3 लाख से कम है तो कोई भी टैक्स अप्लीकेबल नहीं होगा इस पर। ऐसे ही ये 80 ईयर वाला एग्जांपल है। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए
एडजस्टमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगेंस्ट द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। तो इसमें ये रूल है कि इन द प्रोसीडिंग इलस्ट्रेशन वी ऑब्जर्व दैट वी इफ द इनकम इज बिलो द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अगर कोई भी इनकम है किसी इनकम तो उसमें कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं लगती। बट हमको इसको टू पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, अगर वो रेजिडेंट है और नॉट रेजिडेंट है। ठीक है, अगर वो रेजिडेंट है तो उसको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा, अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा। अब कैसे नहीं मिलेगा और कैसे मिलेगा ये देखिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक मिस्टर कपूर है जिसकी एज 67 ईयर है, वो रेजिडेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो रेजिडेंट है। ठीक है, ही परचेज पीस ऑफ लैंड, वो दिसंबर 2013 में ये परचेज करता है पीस ऑफ लैंड और 22 में सेल कर देता है। तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और सच सेल इज 1,84,000, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसका है 1,84,000। तो ही इज नॉट हैविंग एनी अदर इनकम, और कोई इनकम नहीं है उसकी। अब देखिए उसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे बनेगी। तो फर्स्ट है कि रेजिडेंट, तो रेजिडेंट होने से क्या होगा, उसकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हमको पता करनी पड़ेगी जो है 3 लाख रुपीज़। और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अगर उसकी रेजिडेंट है तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट उसको मिल जाएगा। तो बेनिफिट मिलने से क्या होगा कि उसकी जो इनकम 1,84,000 जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, तो कम होने से उसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट सेम एग्जांपल में अगर ये नॉन रेजिडेंट होता, सेम एग्जांपल में अगर ये नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट होने से देखिए क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2,50,000 और इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,84,000 हो रहा है, तो इसको नॉन रेजिडेंट होने से 2,50,000 की एग्जाम्पशन लिमिट नहीं मिलेगी। तो नहीं मिलने से क्या होगा, उस पर 1,84,000 का पूरा पूरा टैक्स लग जाएगा जो 20% के रेट से है, और जो भी एजुकेशन सेस है या हेल्थ सेस है जो भी है वो अप्लीकेबल हो जाएगा, तो इस पर टैक्स इसको लग जाएगा। तो फर्स्ट रूल यही है हमारा, जो मेन रूल है कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगा, वो रेजिडेंट को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो रेजिडेंट के केस में अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से वो कम है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और नॉन रेजिडेंट के केस में लग जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं सर। वैसे मेन तो एग्जांपल आपके पूरे कवर हो गए हैं इसमें। कल से हम अदर सोर्सेज स्टार्ट करेंगे, अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वैसे काफ़ी छोटा पार्ट है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अभी 2 क्लासेज में कवर हो जाएगा। उसके बाद हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं सर, जीएसटी इसके बाद होगा ना? इनकम टैक्स तो अभी बहुत बच गया है, इनकम टैक्स अच्छा, कंप्लीट होने के बाद जीएसटी स्टार्ट करेंगे। ठीक। अभी तो इनकम हेड ही कंप्लीट नहीं हुआ। इनकम हम्म, हेड होने के बाद डिडक्शंस होगा, टीडीएस होगा। टीडीएस सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा, यस सर। टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि उसके रिटर्न्स का पार्ट भी होगा, फिर इनकम टैक्स की रिटर्न भी हम सबमिट करेंगे, उसके बाद बिल्कुल एडवांस टैक्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गई, इसमें काफ़ी सर। आगे हमको बढ़ना है। तो यस। हमारा एक्चुअल में इनकम वाला पार्ट हो जाएगा ना, तो हम आगे के लिए इजी हो जाएगा, आगे भी समझ में आ जाएगा पूरा। यस। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके, गुड यस सर। नाइट। गुड नाइट। ओके, बाय। सर।